तो साथियों, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, ये जो मैं क्वेश्चंस आज ले रहा हूं ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो अभी तक पिछले वर्षों में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो उसके अंदर पूछे गए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है मैंने यहां दे रखा, देखो 2i के जे 2i, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस में दे रखे हैं। अब इसमें केवल एक ही फॉर्मूला जो काम आता है, सीधा सीधा। वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो तो जनरली हम जो लिखते हैं ए बी सी बड़े ब्रैकेट में वेक्टर के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपके, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसका फॉर्मूला बनता है। हम इसमें एक एक करके निकाल लेते हैं। जैसे पहला टर्म है 2i तो इससे क्या बनेगा, पहले में तो बन जाएगा 2i डॉट जे क्रॉस के, तो इससे क्या बना आपके 2i और जे क्रॉस के क्या होता, अगर याद आ रहा हो तो i जे और के एक सिस्टम होता है, साइकिल चलता है इस तरीके से। i क्रॉस जे करोगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके के, और जे क्रॉस के करोगे, ठीक है, ये क्रॉस की बात कर रहा हूं, तो जे क्रॉस के आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो ये जे आ जाएगा। अगर रिवर्स चलोगे तो ये क्या बनेगा, ये चीजें माइनस में आ जाएगी। तो यहां पर देखो ये डॉट है और अंदर क्या बन गया, जे क्रॉस के, आपके जे क्रॉस के बन गया आपके आई, तो ये आई डॉट आई क्या होता 1, तो ये हो गया 2। फिर अपन सेकेंड टर्म की बात करें आई जे के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई डॉट जे क्रॉस के, तो इससे सेम पैटर्न बन गया। जे क्रॉस के वापस क्या होता, जे क्रॉस के आई, तो आई डॉट आई 1। फिर लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं अपन, के जे 2i, तो ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ध्यान देना। फिर के डॉट जे क्रॉस 2i, तो ये क्या बन जाएगा आपके के, और जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई उल्टा है तो ये माइनस के बनेगा, तो ये माइनस के, तो के डॉट के वापस क्या बन जाता है 1, तो ये हो गया -1। अब इन तीनों को प्लस कर लो, पहले वाले में आया था 2, दूसरे वाले में आया था 1, तीसरे वाले में आया था -1, तो क्या हुआ इसमें, ये 0, ये 2 भी था ना बस साथ में, तो 0 कहां से हुआ, 2 बनेगा, तो देखो यहां पर 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसल, देखो जरा सा चूके तो गए आंसर, ये 1 आंसर आ रहा, सही आंसर। देखो 2 भी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऐसी गलती नहीं हो जाए कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे, जरा सा चूके तो हम उड़ जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वेक्टर का क्या कह रहा है कि दो वेक्टर ए और बी है और इसमें कंडीशन दे रखी है कि मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी है। आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो सीधा सीधा तरीका यूज कर लें आप इन दोनों का स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर करने से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2, और इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा 2 ये बनेगा ए डॉट बी, और आगे वाले के लिए भी सेम ये कंडीशन बन जाएगी, बस फर्क क्या होगा, ये टर्म जो है वो माइनस में बन जाएगी और ये ए डॉट बी। आप देख लो कैंसलेशन लॉ से आपके ये उड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आप ये उधर इक्वल था, इधर ले आओ इसको, तो ये 4 और ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ये आपके ए डॉट बी 0 कब होता है, जब ए परपेंडिकुलर हो बी के, या यूं भी कह सकते हो इसको कि ए बी कोस थीटा इक्वल टू 0 मोड में आ जाएगा ये, तो ये 0, ए और बी तो 0 है नहीं, तो उस कंडीशन में आपके कोस थीटा 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू π/2, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या है π/2।
एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल टेक्निकल। अब यहाँ कह रहा है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जो लाइन है वो इस पैराबोला की टेंजेंट है, स्पर्श रेखा को इंडिकेट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और कुछ दिया भी नहीं, देखो। अब यहां करोगे क्या? अगर आपको याद हो तो पैराबोला जो होता है मानक रूप में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। अब दो चीजें मैं लाया कहां से? क्योंकि पैराबोला का जो मानक रूप होता है ये, जिसका अक्ष एक्स एक्सिस हो और एक सरल रेखा है जो इसकी स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन में दे रखा है वो सारी इस फॉर्म में है। ठीक है, अब ये इसकी स्पर्श रेखा हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? y की वैल्यू पुट करके और m में द्विघात बना लेते हैं और उससे हम इसमें b स्क्वायर इक्वल टू 4ac वाला शर्त लगाते हैं, मूल समान होने वाली शर्त। तो उस केस में हमारे c इक्वल टू आता है a अपॉन m। ठीक है, अब c इक्वल टू a अपॉन m आ रहा है तो हम इसमें, क्योंकि जो आंसर दे रखा है वो m की फॉर्म में है, तो हमें चाहिए क्या? हमें केवल a की वैल्यू चाहिए। तो अब यहां से देख लो, आप इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ 4a की वैल्यू क्या है? 1। तो ये आपके 4a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो उस केस में आपके ये जो स्पर्श रेखा का समीकरण ढाल रूप में बनता है y इक्वल टू mx और c की वैल्यू अपन यहाँ a अपॉन m पुट करते हैं, तो y इक्वल टू mx और a की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, तो ये 1 अपॉन 4m। ये ही टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, जो कुछ दिया वो सब कुछ इसी में से है और हम जो जानते हैं वहीं से इसने पूछा है। ठीक है, पर शर्त ये कि पता तो होना चाहिए कि पैराबोला का ढाल रूप में इक्वेशन क्या होता है और स्पर्श की कंडीशन अलग अलग क्या होती है, सब हमें पहले से पता होना जरूरी है। देखिए, पैराबोला का जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि उस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका वर्टेक्स तो है आपके 2 0 और फोकस यानी नाभि है 5 0। अब इसमें आप करोगे क्या? देखिए, पैराबोला का इक्वेशन में मान लेता हूं, माना कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आप कहोगे कि ये कैसे मान लिया? क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है कि नाभि और शीर्ष दोनों जो दे रखे, इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि आपका पैराबोला जो है वो मानक रूप में ही है, इसी रूप में जिसका अक्ष एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फर्क क्या है कि यहां पर वर्टेक्स जो इसने दिया है वो थोड़ा डिस्टेंस पर दे दिया। वर्टेक्स शीर्ष तो इसका 2 0 पर है, ये 2 0 और फोकस इसका है यहां पर, ये वाला पॉइंट 5 0। तो जो आपका पैराबोला बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है और ये आपके क्या बन जाएगा? नाभिलंब। ये आपके नाभि हो गई, तो ये शीर्ष बन जाएगा। तो ये आपके शीर्ष और इनके बीच की डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, एस वो क्या हो जाएगी? 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई? 3। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास में आ चुकी है। अब क्योंकि शीर्ष ऑलरेडी यहां से मूल बिंदु से 2 की दूरी पर है, तो उस कंडीशन में हमारे x जो होगा वो हो जाएगा x - 2। ठीक है, और यहां a जो आया 4a, वो आपके कितना आ रहा है? ये a आपके आ रहा है क्योंकि नाभि दूरी है ना ये वाली, तो ये आपके a की वैल्यू जो आई आपके वो 3 आ गई। रियल में ये आपकी a की वैल्यू आ रही है यहां से यहां तक, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो होता है s, तो नाभि के कोऑर्डिनेट होता है a0, तो शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी यही तो आपके a होता है। ठीक है, तो यहाँ a अपने 3 आ गया। अब उस केस में हमारा पैराबोला इक्वेशन क्या बन जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर में क्योंकि x y एक्सिस में तो कोई चेंज है ही नहीं है, तो y इक्वल टू तो आपके y ही रहेगा। तो ये y स्क्वायर क्या बन जाएगा? y और 4a, तो 4 × 3
और x की जगह हो जाएगा x माइनस 2। तो फाइनली क्या हुआ, ये हो जाएगा 12x माइनस गुना कर लो अंदर 24 हो जाएगा। तो ये पैराबोला का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पैराबोला का पूछा है और पैराबोला की वो सारी थ्योरी जो आप पढ़ चुके हो वही थ्योरी इसने यहाँ पे पूछी है। यहां कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैं पहुंच गया हूं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर। तो देखिए प्राकृत संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण का जो फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं वेरिएंस, और उसको लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से, वो होता है 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। तो हम इसका तो डायरेक्ट लगा लेते हैं फॉर्मूला, क्या बनेगा 1/n, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 मान लो और नीचे 6 लिख दो, माइनस इसकी जगह n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये n अपनी जगह और ये होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए अपन ने। देखिए फॉर्मूले तो याद करने ही हैं आपको, तभी आप कर पाएंगे। अब इसमें n से n कैंसल, n से n कैंसल, मैं n प्लस 1 अपॉन दोनों में से 2 बाहर ले रहा हूं, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है। तो उस कंडीशन में अंदर यहां क्या बचा आपके 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस यहां तो बचेगा n प्लस 1 ऊपर तो, और नीचे 2 ले लिया तो 2 यहां बच जाएगा कॉमन, कुल 4 था। अब यहां स्टैटिस्टिक्स का दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 16 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। एक बात तो इसने ये कही, दूसरी कही कि इन 16 प्रेक्षणों में से एक प्रेक्षण, एक ऑब्जर्वेशन जो खुद 16 ही है, उस 16 की जगह उसने 3 नए प्रेक्षण शामिल किए, वो 3 4 और 5 है। तो न्यू मीन क्या होगा। अब यहाँ 2 केस बन रहे, पहला और दूसरा। यहां देखिए हम पहले बात जो दे रहे कि इससे पर क्या करेंगे, मान लिया जाए 16 अगर प्रेक्षण है तो 16 प्रेक्षण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन 16 इक्वल टू 16, ये कर सकते हैं। दूसरी बात जो आ रही है वो कह रहा है कि 16 एक प्रेक्षण है, ये 16 और इस 3 बार 16 है, तीनों अलग अलग चीजें। ये 16 एक उन प्रेक्षणों में से है जिसको इसने ये 16 जो प्रेक्षण है, इन 16 में से इसको इसने रिमूव कर दिया और उसकी जगह ये 3 प्रेक्षण डाले। तो उस केस में क्या स्थिति बनेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x16, फिर माइनस के 16 जिसको हटा दिया गया, और फिर प्लस कौन कौन होंगे, 3 4 और 5, और अपॉन में कितने हो जाएंगे 16 और ये 3 19, 18 ही होंगे, 19 नहीं होंगे, क्योंकि 16 को हटा करके और 3 जोड़े। अब आपके पास में ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये क्या बन गया आपके, ये इससे 16 इंटू 16 यानी कि 256 माइनस 16 और 5 और 4 9 3 12, ये आपके 18, तो ये 256 और ये कितने बच रहे हैं, माइनस के 4 बटा 18, तो ये देखो 4 गए इसमें से, तो 252 बटा 18, तो ये इसमें आ रहा है 14 आंसर। तो नया जो मीन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 14। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसमें इसने देखो कितना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लग रहा है।
आयोटा देखते ही आपको उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए। और अगर याद नहीं आ रहा हो तो अगर आपने पढ़ा हो तो देखिए 1 यानी कि इकाई यूनिट, इसका अगर घनमूल करें तो इसके 3 मूल बनेंगे, और वो 3 मूल जो बनेंगे वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट की जाते हैं। जहां पर आपको ये बात भी जानकारी में हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये अपने इकाई की घनमूल की प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। एक मूल दूसरे का वर्ग होता है, हमेशा ही फिक्स सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये जो दोनों मूल दे रखे हैं ये तो 1 हो गया, ये इनमें एक दूसरे का वर्ग होते हैं, तो हम इसको तो मान लेते हैं क्या ओमेगा, और इस दूसरे वाले को मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर सोल्व करोगे इस टर्म को तो ये आएगा, देखो आप ली ओमेगा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देख लीजिए -1 प्लस माइनस यहाँ आपके क्या बच रहा √3 आयोटा अपॉन 2। देख लीजिए दोनों मूल आ रहे हैं, माइनस माइनस वाला ये और ये माइनस प्लस वाला ये, ठीक है। तो इस केस में आप इसको सोल्व करने की बात करें तो इसको तो अपन ने लिख दिया ओमेगा और उस पर पावर 17 और ओमेगा स्क्वायर पावर 17। अब अपन एक काम करें, ये जो ओमेगा 17 है हम इसको ओमेगा क्यूब के रूप में बनाने के लिए एक काम करें, ओमेगा बाहर ले लिया या ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा कितना ओमेगा 15, ठीक है। और ये बन रहा और 17 दूना 34, तो ये ओमेगा बन जाएगा आपके कितना 30 क्यों 33 कर दो ना 33 डॉट ओमेगा। तो अब ये देखो ओमेगा स्क्वायर और इसको अपन कर सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 5 और इसको अपन क्या कर सकते हैं ओमेगा 33 है ना तो क्यूब होल पावर 11 और ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा इसको भी 1 कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही -1, तो ये -1 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए, बस आयोटा वाले में ये कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया आपकी बार इसने। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं Z1 Z2 Z3, जहां Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y टाइप की संख्याएं होती है। तो हम अगर इसमें एक काम करें, ये आपका समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं A B और C, Z1 Z2 और Z3। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z3 माइनस Z1 बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को इसमें जो रिजल्ट निकालना है वो रिजल्ट ओरिजिनली है क्या, वो रिजल्ट आपके जो आएगा वो आप इसमें क्या करें Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 ले ले एक बार तो, ठीक है। और फिर इसके दोनों तरफ आप Z1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। क्या आएगा ये आ जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 इक्वल टू इधर भी आप Z1 से कर रहे हो तो ये Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 बन जाएगा। फिर एक तो अपन ने लिया ये वाला, फिर अपन सेकेंड पार्ट लेंगे इसके अंदर, तो सेकेंड पार्ट में क्या बनेगा देख लो, सेम अब की बार अपन Z2 से करेंगे और इससे अगला वाला Z2 माइनस Z3 और दो ही तरफ मल्टीप्लाई Z2 से करेंगे और Z2 माइनस Z3, तो अगला वाला Z3 से स्टार्ट करो Z3 माइनस Z1, ठीक है। इससे आपके क्या आ गया Z2 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 और ये Z2 Z3 माइनस Z1 Z2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड कंडीशन जो कर लेंगे अपन
तो वो क्या आएगी, सेम ऐसे ही Z3 से मल्टीप्लाई कर लें और अगला 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z3 से तो मल्टीप्लाई करने से न, फिर वापस ये Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। बस अब इनको मल्टीप्लाई करो सेम ऐसे ही, तो ये Z3 स्क्वायर Z3 Z1 Z3 Z1 Z3 Z2। आप इन तीनों को प्लस करके और सोल्व कर लें, आपका आंसर आपके सामने होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ZZ प्लस ZZ प्लस ZZ। अब इसमें क्या बनेगा, Z1 2 2 3 और 3 1। ये आपके समबाहु त्रिभुज होने की शर्त आ जाएगी इन तीनों को प्लस करके आप अगर सोल्व कर लोगे तो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर एक बात पूछूं मैं, सेम कंडीशन यहां तो इसने त्रिभुज दिया है, अगर ये समांतर चतुर्भुज की बात करें Z1 Z2 Z3 और Z4, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, आपको इसका आंसर बताना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये भी आप करके बताएं, अगर पता नहीं चले तो कमेंट करके बताएं, मैं अगले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को करा दूंगा। लीजिए आपके सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, और इंटीग्रेशन का नाम आती है आपके दिमाग में कुछ जो प्रॉपर्टीज है उनको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन यूं डायरेक्ट अगर करने बैठो किसी फॉर्मूले से तो नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ लिमिट 0 to 1, इसको मैं आई लेट कर लेता हूं, तो ये आई इक्वल टू, और मैं इसको चलो पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx, ठीक है। अब इसमें क्या करें, हम इसको तो ऐसे रहने दें, नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसमें अपन P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, तो P4 से क्या होगा 0, और P4 में क्या होता है कि x की जगह, वैसे वो P3 ओरिजिनल तो, लेकिन 0 से इसलिए P4 कहलाएगी, तो आपको x को 1 माइनस एक्स लिख देना है log, और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। देखना हो 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो रहे, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड की बात है, ठीक है। अब ये ऊपर क्या बन गया आपके x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, ये क्या बन जाएगा, आप इसे रेसिप्रोकल कर लें, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स पावर -1 कर दें, फिर ये n log m बना दे, ये आगे आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये माइनस आगे आ गया 0 to 1, और फिर ये आपके क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। देख लीजिए ये आपके क्या बन गया, एक तरह से माइनस, और वापस ये आपके i बन गया, तो ये i इधर ले आओ, तो i प्लस i 2i बराबर 0, तो ये i इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है। इसी क्वेश्चन में यहाँ 1 की जगह इसने 2 बना करके आरपीएससी में 2-3 बार पूछा है। अगर ये वो 3 भी कर दे तो भी सेम कंडीशन बनेगी, 4 कर दे, 5 कर दे, a कर दे, लेमड़ा कर दे, सभी में सेम प्रोसेस रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। लीजिए आपके ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक और अलग से आया दिया है, इसने कह रहा है कि आई एन इक्वल टू दे रखा 10 पावर n x 0 to π/4 लिमिट है, तो आपको आई एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने आई एन प्लस 2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, यहाँ पे देखो केवल n की जगह हमें n प्लस 2 पुट करना है, और फिर इन दोनों को अपने को प्लस कर लेना है। तो प्लस करने के बाद तो केवल इंटीग्रेशन वाला ही तो मामला है, लिमिट दोनों में सेम होने से मैं दोनों को साथ ले लेता हूं, 10nx प्लस 10n प्लस 2x dx, तो ये क्या बन गया लिमिट एज इट इज, और ये देखो 10nx बाहर आ जाएगा और अंदर बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx, तो ये बन गया 0 to π/4 10nx
और ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10x को जेड लेट करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड। तो ये आपके क्या बन गया, इसको तो आपने जेड लेट कर लिया तो जेड पावर n, और ये डी जेड। रही बात लिमिट की, तो x की जगह आप 0 पुट करोगे तो जेड भी 0, x की जगह π/4 पुट करोगे तो जेड की वैल्यू 1। तो लीजिए आपके ये इंटीग्रेशन कर लो इसका, जेड n प्लस 1 n प्लस 1, और ये लिमिट 0 to 1। तो ये आपके अपर लिमिट 1 पुट करो और लोअर लिमिट 0। तो ये क्या बना, जेड की जगह 1 पुट करना, तो 1 की जगह आप कुछ भी पुट करो कौन सा फर्क पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट ही आपके 1/n प्लस 1 आंसर आ रहा है। ये देख लो, क्वेश्चन देख करके कभी डरना नहीं चाहिए, वो जो मांग रहा है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। और अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन वो वही बात पूछता है जो हम जानते हैं, बस शर्त ये कि हमें उनको आपस में एडजस्ट करना आना चाहिए ताकि हम आंसर तक पहुंच जाए। तो लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। यहां कह रहा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें होना नहीं चाहिए। हम क्या करें, हम इस टर्म को सेट कर लेते हैं सेक, और फिर ये बन जाएगा देखो tan इनवर्स 2, और इस पूरे का अपन ने कर दिया होल स्क्वायर। सीधा सीधा वहां एग्जाम में दिमाग में आना चाहिए कि हमें करना क्या है, तभी आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। अब यहाँ tan इनवर्स 2 है तो आपको मालूम है कि ये आपका कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है, मान लो इसके लिए एंगल थीटा, तो tan इनवर्स 2 तो लंब बटा आधार, तो ये आपके क्या बन जाएगा √3। और इसमें कोट इनवर्स की बात करें तो इसमें कोई एंगल फाई ले लें तो ये आधार बटा हो जाएगा, तो ये आपके आधार और आधार बटा लंब, तो ये आपके कितना हो जाएगा √5। बस अब आपको करना क्या है, इसमें देखो 12 √5, 3 स्क्वायर कितना 9 प्लस 1 है ना, तो ये कितना हुआ आपके √10 आ रहा है, √10, ठीक है। तो अब इसमें √10 कर दो, करना पड़ रहा है ये √10, और ये आप क्या आ रहा है √5, दो डायरेक्ट कर दिया मैंने, मिस्टेक हो जाती है। तो अब ये क्या बन गया आपके देखो सेक इनवर्स, और इसको आप सेक के अंदर कन्वर्ट कर लो 10 को, तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा 10, यानी कि सेक क्या बनेगा इसके, कर्ण बटा आधार, तो ये कर्ण बटा आधार, और बाहर आपका सेक है ये, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर बन रहा है। फिर ऐसे ही सेम यहाँ ये कोसेक और कोसेक इनवर्स, और यहाँ क्या बन जाएगा √10, ठीक है, होल स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ आपके √5 का स्क्वायर और ये √10 का स्क्वायर, कितना आ गया 15 आंसर। बस खाली सेट करो, कुछ नहीं है, और आप आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई भारी काम नहीं है। क्वेश्चन, चलो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, अलग तरह का बिल्कुल देखो, और क्वेश्चन दिखने में भारी भरकम लगता है लेकिन है कुछ नहीं है। ये बन जाएगा e पावर log ऑफ x पावर 5, ये बन जाएगा e पावर log ऑफ x पावर 4 n log m वाले फॉर्मूले से, ये बन जाएगा log ऑफ x पावर 3 माइनस e पावर log ऑफ x पावर 2 dx। अब देखो e से log हट जाएगा तो बचा क्या, x पावर 5 माइनस x पावर 4 x, और नीचे x पावर 3 माइनस x स्क्वायर dx। मतलब ऊपर से x4 कॉमन आ गया तो अंदर बचा x माइनस 1, नीचे x स्क्वायर कॉमन आया तो x माइनस 1, यानी कुल मिलाकर के फाइनली बचा क्या है x स्क्वायर dx। तो ये इससे क्या बन जाएगा x³ 3 प्लस c आंसर।
देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा था।